इस मैजिकल और रोमांस से भरी कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक बहुत ही बड़े राजा को दिखाते हुए। ये राजा बड़े पैमाने पर लोगों से टैक्स वसूला करता था ताकि वो अपने महल को और भी ज्यादा आलीशान बना दे। साथ ही साथ वो एकदम रॉयल जिंदगी गुजारे जहाँ पर कोई भी कमी ना हो। राजा तो हमेशा अपने महल के अंदर काफी बड़े बड़े दावत दिया करता था, लेकिन उसके यहाँ पर साम्राज्य की सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां ही आया करती, क्योंकि वो राजा दिखने में काफी हैंडसम था और इसका उसे बहुत ही ज्यादा घमंड भी होता है। उसे लगता था कि उससे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसीलिए सारी ब्यूटीफुल लड़कियां उसके आसपास घूमनी चाहिए। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच हमें महल में दिखाया जाता है कि एक बुढ़िया अंदर घुसती चली आ रही है। वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो राजा के सम्मान के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुलाब लेकर आई थी। वो राजा जैसे ही गुलाब के फूल को उठाता है तो उसने बूढ़ी औरत का चेहरा देखा जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिख रही थी। इसलिए अब राजा ने तुरंत ही उस गुलाब के फूल को फेंक दिया और उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगा। वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा बदसूरत हो कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे लोग उस बूढ़ी औरत पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा कि खूबसूरती चेहरे से नहीं बल्कि अंदर होनी चाहिए, जो बहुत सारे इंसान नहीं होते। राजा तुरंत ही हंसता जा रहा था, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में कन्वर्ट हो जाती है। वो जादूगरनी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही होती है। सभी लोग ये देखकर एकदम चौंक गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब जाकर उस जादूगरनी ने राजा के इस बिहेवियर की वजह से उसे श्राप दे दिया था। उसने तो राजा को एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत बन गया होता है। साथ ही साथ जादूगरनी ने ये भी कहा होता है कि तुम हमेशा के लिए इसी तरीके के बन जाओगे जब तक इस गुलाब के सारे पंख गिर न जाएं, और अगर उससे पहले तुम्हें प्यार करना आ गया किसी भी इंसान के अंतर मन से तो शायद तुम बच जाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा हमेशा हमेशा के लिए वो बीस्ट में कन्वर्ट हुए रह जाएगा। राजा इस श्राप के बाद इतना बदसूरत बन गया था कि सभी लोग धीरे धीरे उसे छोड़कर जाने लगे। एक समय ऐसा भी आता है जब उसका पूरा साम्राज्य खाली हो गया, क्योंकि कोई भी इस कर्ज में शामिल नहीं होना चाहता था। राजा तो सबके चले जाने के बाद एक बहुत ही पुराने महल में रहने लगा जो पूरी तरीके से काला पड़ चुका होता है। तब जाकर राजा को रियलाइज हो रहा था कि आखिर उसने सबसे बड़ी गलती क्या की है। पर अगर उसे पत्तियों के टूटने से पहले प्यार का एहसास नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए इसी बीस्ट में कन्वर्ट रहेगा। ये बातें उसके दिमाग में बैठ चुकी थी, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसके महल में आता ही नहीं, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए बीस्ट बनने वाला है। अब हमें यहाँ एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, जिसके पीछे पूरे साम्राज्य के लोग पड़े हुए थे। बेल के फादर एक इन्वेंटर होते हैं जो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स और गैजेट्स बनाया करते थे। उनका भी पूरे साम्राज्य में काफी नाम था और जिसे भी परेशानी होती वो बेल के फादर के पास ही आते। वहीं पर अब हमें गेमस्टोन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बेल से प्यार किया करता था। उसने तो चारों तरफ ऐलान करके रख दिया होता है कि शादी तो मैं बेल से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई भी अगर बेल के पास आने की कोशिश करता तो गेमस्टोन उसे मार कर गिरा देता, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसकी बेल के पास आए। लेकिन बेल बिल्कुल भी गेमस्टोन को भाव नहीं देती थी और उससे दूर चली जाती थी। इन सारी चीजों से गेमस्टोन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो तो बार बार ट्राई करने लगा जब भी उसे मौका मिलता बेल के ऊपर। अब एक दिन यहाँ पर बेल के फादर बीच फॉरेस्ट में कहीं दूर जा रहे थे, लेकिन अचानक वो रास्ता भटक गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे सही डायरेक्शन में कहां पर बढ़े। अब उनके सामने दो रास्ते थे, जिनमें से एक रास्ते के ऊपर पेड़ गिर जाता है, तो बेल के फादर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उस दूसरे रास्ते से जाने के सिवाय। इसीलिए वो उस जगह की तरफ निकल गए और लगातार आगे बढ़ने लगे। थोड़े ही समय के अंदर वहां पर बर्फ गिरने लगती है और पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका पीछा अब कई सारे भेड़िए भी करने लगे होते हैं। बेल के फादर इस बात से काफी ज्यादा डर गए, इसीलिए उन्होंने अपने घोड़े को काफी तेजी से भगाया और उन भेड़ियों से बचते हुए आगे निकल आए। पर ताज्जुब की बात यह होती है कि उन्हें फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा महल दिखाई देता है। ये महल और किसी का नहीं बल्कि उसी राजा का था जिसे कि जादूगरनी ने श्राप दिया था। ये महल काफी ज्यादा बड़ा और विशालकाय होता है, जिसे कि बेल के फादर उतर के अंदर जाकर देखने लगे। हालांकि बाहर से देखने से लग रहा था कि इस महल के अंदर कोई भी नहीं रहता, लेकिन बेल के फादर जब अंदर गए तो आग जली हुई थी और पूरी जगह नीट एंड क्लीन होती है, जैसे कि कोई इस जगह की सफाई करता हो। बेल के फादर को ये चीजें काफी अजीब लगती हैं, क्योंकि जब वो डाइनिंग एरिया में गए तो वहां पर काफी सारा खाना रखा
रखा हुआ था जो बहुत ही डिलीशियस लग रहा होता है। बेल के फादर को बहुत भूख भी लगी थी, इसीलिए वो बैठ गए खाना खाने के लिए। लेकिन तभी वहां पर रखी गई यूटेंसिल्स उससे बातें करने लग गए थे, जिसे देखकर फिलहाल के लिए बेल के फादर कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरा, और फिर वहां से निकलकर कहीं दूर भागने लगते हैं क्योंकि उनकी सच में फट चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा चौंक गए क्योंकि महल में रखी गई जितनी भी चीजें थी वो लिटरली बोल पा रही थी और देख पा रही थी, क्योंकि ये सारी चीजें पहले एक इंसान हुआ करती थी। लेकिन इन लोगों को भी जादूगरनी का श्राप लगा और वो इस चीज में कन्वर्ट हो गए। बेल के फादर अब इस जगह पर एक भी मिनट नहीं रुकना चाहते थे, इसीलिए वो पीछे वाले रास्ते से गार्डन एरिया से निकलने लगे। तभी उन्हें वहां पर व्हाइट रोजेस का पेड़ दिखाई देता है, लेकिन बेल के फादर को वो रोज बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने एक रोज निकाल दिया। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ चुका था। ये और कोई नहीं बल्कि वो राजा होता है जिसे कि जादूगरनी का श्राप मिला था और वो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था। उस क्रिएचर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बेल के फादर उसके गार्डन में से कुछ भी चुरा कर लेकर जाए, इसीलिए उसने उनके ऊपर हमला कर दिया और अपने महल के अंदर लेकर चला गया। बेल के फादर का घोड़ा तुरंत ही वहां से भागता हुआ अपने घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसका मालिक बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। वो घोड़ा बहुत ही ज्यादा आवाजें कर रहा था, जिसे सुनकर बेल बाहर आ जाती है और अब अपने फादर को घोड़े के साथ ना देखकर वो समझ गई थी कि जरूर उसके फादर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बेल ये भी समझ गई थी कि उसका घोड़ा उसे कहीं लेकर जाना चाहता है जहां शायद उसके फादर मौजूद होंगे। बेल तुरंत ही घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और वो लगातार ट्रेवल करता हुआ फॉरेस्ट के एरिया से होते हुए आखिरकार उस महल में पहुंच जाता है जहां पर राजा रहा करता था। बेल को ये चीजें एकदम अजीब लगती हैं, क्योंकि इस महल के बारे में उसने ना ही सुना था और ना ही देखा था। वो तो अपने हाथ में एक स्टिक लेकर अंदर घुसते चली जाती है और अपने फादर को आवाजें लगाने लगती है। बेल को भी उसके फादर की आवाजों के साथ साथ कई और चीजें भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो उन्हीं चीजों का पीछा करते हुए अपने फादर को बचाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में बेल अपने फादर को ढूंढ भी लेती है, जैसे कि एक जेल के अंदर बंद करके रखा गया था। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा घबराए हुए बेल के फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस जगह से भाग जाओ, क्योंकि ये महल श्रापित है और यहाँ की सारी चीजें अपने आप बोलती हैं और चलती फिरती हैं। यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बेल के फादर ने तो अपनी बेटी को उस बीस्ट के भी बारे में बताया जिसके बागीचे से मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा था और उसी के चक्कर में उसने मुझे यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेल को ये बातें समझ में नहीं आती कि आखिर ये किस बीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और तभी एंट्री होती है उस राजा यानी कि बीस्ट की, जिसे श्राप लगने के कारण वो काफी खतरनाक हो गया था। बीस्ट को इस तरीके से देखकर बेल भी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो उससे बोल रही थी कि मेरे फादर को छोड़ दो, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारे बागीचे से एक गुलाब का फूल तोड़ा था जिसे मैंने ही कहा था तोड़ने के लिए। लेकिन बीस्ट यहाँ पर बेल की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उससे ये सिंपल बात कह रहा होता है कि अगर जेल का दरवाजा एक बार खुल गया तो उसे वापस बंद नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अंदर फंसा है वो फंसे ही रह जाएगा। बेल किसी भी तरीके से बीस्ट को कन्विंस करती है उसके फादर से एक बार मिलने के लिए। जेल का दरवाजा अगले मोमेंट में ओपन हो गया था, जिससे कि बेल अपने फादर को जाकर गले लगा लेती है, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए अब उनकी जान बचाने के लिए बेल ने अपने फादर को जेल से बाहर भेज दिया और खुद ही उस जेल के अंदर फंस गई। जेल का दरवाजा बंद हो चुका था और जैसा कि बीस्ट ने कहा होता है कि जेल का दरवाजा बंद होने पर वो वापस नहीं ओपन होगा, यानी कि अब बेल ही उस जगह पर पूरी तरीके से फंस चुकी है जो बाहर कभी निकल नहीं सकती। बीस्ट अब बेल के फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है और उन्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन अब बीस्ट बेल के पास आकर कह रहा था कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकती और तुम्हें उम्र कैद तक यहाँ फंसे रहना होगा। बेल तो अब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में उस जगह पर बैठ जाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं रहा था कि ये कौन सी जादुई जगह है। तभी अचानक कुछ ही देर में बेल के पास कैंडल स्टैंड और एक वॉच आ चुकी थी, जो कि उससे बातें कर रहे होते हैं और चल फिर पा रहे थे। बेल उन दोनों को देखकर एकदम डर गई और यहाँ से भागने लगी, पर बाद में घड़ी और कैंडल उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, हम भी पहले एक इंसान थे, लेकिन श्राप की वजह से हम इस तरीके की चीजों में कन्वर्ट हो गए हैं, और तुम्हें जितनी भी वस्तुएं इस महल में दिखेंगी वो भी पहले इंसान थी और श्राप की वजह से वैसी बन चुकी हैं। इन सारी बातों से बेल थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी थी और उनकी बातें सुनने लगी। कैंडल और वॉच बताते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और तुम्हें एक अच्छी जगह देंगे जहाँ पर तुम रह सको। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर दरवाजे को ओपन कर दिया और बेल को अपने साथ सम्मान पूर्वक एक दूसरी जगह लेकर जाने लगे। दरअसल यहाँ पर जितनी भी श्रापित वस्तुएं होती हैं, उन्हें ये लगने लगा था कि बेल ही वो लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त कर सकती है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी ये तो हमें आगे पता चल जाएगा।
बेल को तो रहने के लिए महल के अंदर ही काफी अच्छा कमरा दे दिया जाता है, लेकिन जब ये सारी बातें बीस्ट यानी कि राजा को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था कैंडल और वॉच के ऊपर। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि इस तरीके के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन वहाँ पर जितनी भी श्रापित चीजें थी वो बीस्ट को बताने लगी कि हम जो भी कर रहे हैं हम सभी के भले के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ रिलेशन बनाने चाहिए और प्यार की सारी चीजें करनी चाहिए जो जरूरी है, क्योंकि यही एक रास्ता था कर्ज से दूर जाने का। हालांकि बीस्ट बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एक चोर की बेटी से कौन प्यार करेगा, लेकिन बार बार बोलने के बाद बीस्ट कन्विंस हो चुका था, क्योंकि वो ये भी समझता है कि उसके सारे लोगों की ये हालत उसी की वजह से हुई है। अगर उसके पास एरोगेंस और अपने ऊपर घमंड नहीं होता तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं परफॉर्म होती। बाकी लोगों ने तो बीस्ट को बेल के साथ डिनर करने की एडवाइस दी, जिससे कि बीस्ट मान भी जाता है। बीस्ट तो अब सीधा चला आया था बेल के कमरे में जहाँ पर उसे ठहराया गया होता है, लेकिन उसे क्या पता कि बेल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ बीस्ट ने बेल को कहा कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी और इसे कोई मेहमान नवाजी मत समझना, मैं ये सारी चीजें बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन बेल यहाँ पर काफी गुस्सा हो रही थी कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और अब तुम्हें मेरे साथ खाना खाना है। मैं चाहे भूख से मर जाऊं लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट भी इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और उसने तो अब सारी चीजों से कह दिया था कि बेल को खाना कोई भी नहीं देगा, इसे भूख के बिना मरने दो जिस तरीके से ये करना चाहती है। बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से तोड़ फोड़ करके निकल जाता है। बेल को भी बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर ये चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। उसने तो एकदम नॉर्मल जिंदगी की मांग की थी, पर ये उसके साथ बिल्कुल अनफेयर हो रहा है। अब यहाँ बेल और बीस्ट के बीच जो भी चीजें हो रही थी और मुठभेड़ हो रही थी, उससे सारे घर की चीजें जो कि जिंदा होती हैं वो ये तो समझ गई थी कि शायद बेल ही हमें इन सारे श्राप से मुक्ति दिला सकती है, क्योंकि उसके आने की वजह से ही बीस्ट के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस हुए थे। वो पहले कभी गुस्सा भी नहीं होता था और खुश भी नहीं होता था, लेकिन एटलीस्ट इस बार उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। वहीं अब हमें बीस्ट दिखाया जाता है जो अपने मेन कमरे में आ गया और काफी तोड़फोड़ मचाता है, लेकिन फिर वो अपने सामने देख रहा था वही गुलाब के फूल को जिसके ऊपर उसे और पूरे महल को श्राप मिला था। उस गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे टूट रही होती हैं और अब बहुत कम बची थी, यानी कि उस गुलाब की पंखुड़ियां पूरी तरीके से टूटने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए उसी तरीके का बन जाएगा और साथ ही साथ घर में मौजूद जितनी भी निर्जीव चीजें थी वो पूरी तरीके से उस वस्तु में कन्वर्ट रह जाएंगी और कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। कंडीशन अभी भी वही होती है कि सारी पंखुड़ियां टूटने से पहले बीस्ट को पूरी तरीके से प्यार का एहसास हो, जो फिलहाल के लिए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। बीस्ट के मन में तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत भरा होता है सारी चीजों को लेकर। अब हमें गांव के अंदर बेल के फादर दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो तो भागते हुए बाकी सारे लोगों के पास आकर बताने लगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा महल है और वहाँ मौजूद एक बीस्ट ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। वो उसे बुरी तरीके से वहाँ पर कैद करके रख रहा है, इसीलिए बेल के फादर उन लोगों से मदद मांग रहे थे। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी बेल के फादर की इन बेतुकी बातों में विश्वास नहीं करता। उन्हें ये नहीं समझ रहा था कि फॉरेस्ट के अंदर कोई बीस्ट कैसे मौजूद हो सकता है। बेल के फादर बहुत ही ज्यादा लाचार थे और सभी से मदद तो मांग रहे होते हैं। तभी गैस्टोन नाम का वो आदमी जो कि बेल से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए उसकी बेटी को ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है। बेल के फादर इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, इसीलिए बिना देरी किए गैस्टोन अपने एक साथी के साथ बेल के फादर को लेकर उस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। लगातार अब आगे बढ़ते समय बेल के फादर को वो रास्ता मिल ही नहीं रहा होता जिस रास्ते से उस बीस्ट के महल में जाया जा सकता है। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए क्योंकि अचानक से वो रास्ता गायब भी हो गया। अब ये सारी बातें गैस्टोन को काफी गुस्सा दिला रही थी। वो तो अब बेल के फादर के पास आने के बाद ये कहता है कि कोई बीस्ट और कोई महल नहीं है यहाँ पर, तुम शायद पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। साथ ही साथ गैस्टोन ने ये बताया कि मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब जाकर बेल के फादर सारी बातें समझ गए और गैस्टोन से कहने लगे कि इस जन्म में तो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से नहीं होने वाली और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं उससे तुम्हारी शादी करूंगा ही नहीं। गैस्टोन को इससे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसने बेल के फादर को पंच मार दिया और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पेड़ के अंदर बांधकर वहां से चले गए ताकि जंगली भेड़िए उसे यहाँ पर आकर जान से मार दे। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन बेल के फादर अभी भी उसी पेड़ के पास फंसे हुए थे। हालांकि उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ होता और कोई भी जंगली जानवरों ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। यहाँ सुबह होने के बाद बेल के फादर के पास एक लेडी आती है जिसका नाम अगेथा होता है। दरअसल अगेथा वो लेडी थी जो साम्राज्य के अंदर
नहीं रहा करती। उसे तो बहुत पहले किसी रीजन की वजह से साम्राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया था और वो तो हमेशा से फॉरेस्ट के अंदर ही रहा करती अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। अगेथा नाम की उस लेडी ने तो बेल के फादर की काफी अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की और उसे वहां से निकाल दिया। वहीं अब हमें यहाँ महल के अंदर बेल को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवल करते हुए उस कमरे में आ चुकी थी जहाँ उस जादूगरनी का मैजिकल गुलाब रखा हुआ था और उसी की जब सारी पंखुड़ियां नीचे गिर जाएंगी तब बीस के साथ साथ वो सारी चीजें श्राप में घुस जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। बेल को तो ये सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, इसीलिए वो उस गुलाब के फूल को टच करने जाती है। तभी अचानक वहाँ पर बीस्ट आ चुका था जो बेल के ऊपर हमला करने वाला होता है और उसे डराता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने जा रही थी। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि अगर इस गुलाब के फूल को कुछ हो गया तो हमें क्या होगा। वो तो बेल को बहुत ही ज्यादा डांट देता है और उसके ऊपर गुस्सा भी करता है। बेल इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते हुए भागने लगती है। वो तो एक घोड़े के ऊपर बैठ गई जिसे कि यहाँ से दूर ही जाना था। बेल लगातार फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ ही रही होती है, तभी अचानक उसका पीछा जंगली भेड़िए करने लगे थे। वो सारे भेड़िए काफी ज्यादा खूंखार होते हैं जिन्होंने पूरी तरीके से बेल को घेर लिया था। बेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ से दूर जाने का और अब जैसे ही सारे भेड़िए बेल के ऊपर हमला करने के लिए आए तभी उस जगह पर बीस्ट आ जाता है जिसने की बेल की जान बचाई और उन भेड़ियों से लड़ाई करने लगा। बीस्ट तो लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना उन भेड़ियों को मार मार कर दूर फेंक रहा था, लेकिन भेड़ियों की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने के कारण कई भेड़ियों ने बीस्ट को चोट भी पहुंचा दी होती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में बीस्ट काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब यहाँ बेल के पास मौका था कि वो इस जगह से भागकर अपनी जान बचा ले, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी। उसे ये रियलाइज हो जाता है कि बीस्ट ने उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाली थी। इसीलिए बेल इंसानियत के तौर पर बीस्ट के पास जाती है और उसे ठंड न लगे इसीलिए उसके ऊपर कपड़ा रख देती है। बेल ने बीस्ट को थैंक यू कहा और उसे समझा रही होती है कि तुम्हें चोट लगी है और मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें खुद ही कोशिश करके उठना होगा। बीस्ट भी किसी भी तरीके से घोड़े पर बैठता है और अब बेल उसे लेकर वापस महल के अंदर आ चुकी थी। महल के अंदर मौजूद जो भी सारे सामान जो कि जिंदा थे वो बेल के वापस आने की वजह से काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें अब पूरी तरीके से एहसास हो चुका था कि बेल ही वो लड़की है जो हमें इस श्राप से आजाद कराएगी। बेल तो अब बीस्ट को कमरे में सुलाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है क्योंकि बीस्ट सच में काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इतने समय बाद बेल और बीस्ट के बीच काफी अच्छी तरीके से बातें हो रही थी, लेकिन बीस्ट यहाँ पर फिर भी बहुत रूड वे में बात कर रहा था बेल से। पर बेल फिलहाल के लिए बीस्ट का ख्याल रखती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। बेल ने बीस्ट को थोड़े समय तक के लिए आराम करने के लिए कहा और साथ ही साथ बेल यहाँ पर बीस्ट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए शायरी भी कहती है। दरअसल बेल को प्यार से भरी हुई शायरी करना काफी ज्यादा पसंद था। वो एक शायरी बोलते ही रहती है, तभी अचानक उसके आधे पार्ट को किसी और ने नहीं बल्कि बीस्ट ने बोलकर खत्म किया था। इससे बेल को अंदाजा लग चुका होता है कि शायद बीस्ट को भी शेर और शायरी करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन बीस्ट इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल बात होती है। पर जब उसे एहसास हुआ कि बेल का इन सारी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो बीस्ट थोड़ा सा आराम करने के बाद बेल को एक कमरे में लेकर चला आता है। वो कमरा तो बहुत सारी शायरी और कहानियों की किताबों से भरा हुआ था जिसे देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बेल एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उसके गांव में वो सिर्फ एक किताब के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है और उसके लिए पैसे जमा करती है, लेकिन इस जगह पर तो किताबों के भंडार मौजूद हैं। बेल को इतना ज्यादा खुश देखकर बीस्ट ने उससे कह दिया था कि अगर तुम चाहो तो इसी जगह पर रह सकती हो और ये पूरी बुक्स पढ़ सकती हो जो तुम्हें एंटरटेन करेंगी। बेल तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गई। अब इन सारी चीजों के बाद बीस्ट और बेल के बीच थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से बातें करते हैं जैसे कि कोई दो दोस्त मिलते थे, जैसे कि किन्हीं दो दोस्तों की कन्वर्सेशन हुआ करती थी। वो दोनों तो अब साथ में खाना भी खाते थे और बाहर घूमने भी जाते थे। बेल के अंदर से तो अब बीस्ट का पूरा डर निकल चुका होता है। उसे इतना समझ गया था कि बीस्ट कोई बुरा आदमी नहीं है बल्कि उसे अकेलेपन ने वैसा बना दिया था। तब बीस्ट ने बेल को एक मैजिकल किताब दिखाई। वो बोल रहा था कि ये किताब मुझे जादूगरनी ने दी होती है जिससे कि हम किसी भी समय में जा सकते हैं। तभी बेल बीस्ट से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उस समय में जाना था जब मेरी मदर आखिरी सांसें ले रही होती है और मैंने उन्हें तो बिल्कुल देखा ही नहीं था। बीस्ट ने अब बेल की ये बातें मान ली और उस किताब के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए बेल को उस समय के अंदर भेज दिया जब उसकी मदर मरने वाली होती है और उसी समय बेल का भी जन्म हुआ था। सारी चीजें पास्ट में जाकर देखने के बाद बेल को आखिर में पता चला कि उसकी मदर को बहुत ही खतरनाक बीमारी हो चुकी थी और उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी उसकी बेटी
या फिर उसके फैमिली वालों को हो। इसीलिए मरने से पहले बेल की मदर ने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि तुम बेल को कहीं दूर लेकर चले जाओ जहाँ पर इस बीमारी का कोई असर ना हो, और मजबूरी के कारण बेल के फादर को उसे लेकर जाना ही पड़ता है। बेल की मदर तो तड़पते तड़पते हुए उसी बीमारी के साथ वहीं पर मर गई, जिसके बाद अब बीस्ट बेल को लेकर वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। बेल को रियलाइज हो चुका था कि उसकी मदर ने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं और कितनी मुश्किलें झेली हैं, पर आखिरकार उसे ये सच तो पता चल गया और उसने अपनी मदर को एक बार तो देख ही लिया। इस बात से बेल को एकदम सुकून मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब तो वो पूरी तरीके से बीस्ट के ऊपर भरोसा करने लगी थी और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। लेकिन यहाँ बीस्ट के मन में इतने समय के अंदर काफी अच्छी चीजें भर चुकी होती हैं बेल के लिए। वो तो बेल को एक तरीके से पसंद भी करने लगा था। इसीलिए अब महल के अंदर मौजूद जितने भी सामान होते हैं वो तो बीस्ट को कन्विंस करने लगे थे कि तुम्हें बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। हालांकि बीस्ट कह रहा था कि मेरे पसंद करने से कुछ नहीं होता, मेरा जिस तरीके का चेहरा है बेल मुझे मना कर देगी। लेकिन फिर भी वो सारी चीजें बीस्ट को परेशान करके रख देती हैं कि तुम्हें एक बार बेल से अपने दिल की बात कर देनी चाहिए। वो सभी तो बीस्ट को जबरदस्ती तैयार करने लगे होते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेट के लिए। वो सारी चीजें तो बेल को भी काफी अच्छी तरीके से तैयार करने लगी थी और अब काफी अच्छी ड्रेसेस और कपड़े पहनकर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहां बीस्ट ने बेल को कहा कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, जिससे कि बेल मना नहीं करती और वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं डांस करने के लिए। बीस्ट ने यहाँ पर कई समय बाद डांस किया था, जिससे कि वो काफी खुश होता है और बेल के साथ एंजॉय करता है। वहीं अब हमें गांव के अंदर बेल के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि अगेथा के साथ सारे लोगों के सामने आ चुके थे। बेल के फादर कह रहे होते हैं कि गैस्टोन ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरी मदद नहीं की और मुझे फॉरेस्ट के अंदर बांध कर चला आया, जिससे कि भेड़िए मुझे खा जाए और ये मुझे मार दे। अगेथा भी वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि बेल के फादर का साथ दे रही थी और वो भी कहती है कि गैस्टोन ने सच में ऐसा किया। पर गैस्टोन यहाँ अपने डिफेंस में ये कहता है कि ये दोनों पागल हो चुके हैं, इनके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और साथ ही साथ गैस्टोन अगेथा को कहता है कि इसे तो इन्हीं सारी चीजों के चक्कर में गांव से बाहर निकाल दिया गया था, आखिर हम इनकी बातों पर कैसे भरोसा करें। यहाँ कोई सबूत ना होने के कारण सारे के सारे गांव वाले गैस्टोन के ही पक्ष में होते हैं। उन्हें ये लगने लगा कि सच में किसी ने बेल के फादर के ऊपर काला जादू कर लिया है, क्योंकि वो तो किसी बीस्ट या फिर महल के बारे में बात कर रहे थे जो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। गैस्टोन ने तो बाकी सारे लोगों को कन्विंस कर लिया था कि हमें इन दोनों को बंदी बनाकर कैद कर लेना चाहिए, नहीं तो काला जादू पूरी तरीके से फैल जाएगा। सभी लोग बेल के फादर को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। अब यहाँ महल के अंदर इतने समय बाद डांस करने के बाद बेल और बीस्ट काफी खुश होते हैं। बाहर की तरफ आते ही बीस्ट ने बेल को एक मैजिकल मिरर दिया, जिसमें कि वो अपने मन मुताबिक किसी भी आदमी का चेहरा देख सकती थी कि वो क्या कर रहा है। बेल जैसे ही उस मिरर को अपने हाथ में लेती है तो वो अपने फादर के बारे में सोचने लगी, जिसके बाद उसके फादर का चेहरा सामने आ जाता है। पर वो देख रही थी, पर उसे रियलाइज हुआ कि गांव वाले उसके फादर को पकड़कर जेल में बंद कर रहे हैं, यानी कि बेल के फादर इस वक्त काफी ज्यादा मुसीबत में है। बीस्ट को जब ये पता चला तो वो कहता है कि तुम्हें अपने फादर की मदद करने जरूर जाना चाहिए। बीस्ट ने बेल को वो मैजिकल मिरर दे दिया था और कहा कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरा बदसूरत चेहरा उसमें देख लेना, शायद तुम्हें थोड़ी हंसी आ जाए और तुम खुश रहो। बेल को काफी ज्यादा टेंशन था अपने फादर का, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से भाग कर चली गई। बीस्ट भी यहाँ पर बेल को रोकता नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से किसी को हासिल नहीं करना चाहता था। बेल घोड़े के ऊपर बैठकर सीधा अपने गांव की तरफ जाने लगी। हालांकि यहाँ महल की सारी चीजें बीस्ट से कह रही होती हैं कि आखिर तुमने बेल को जाने क्यों दिया, तुम तो बेल से प्यार करते हो और तुमने अपना प्यार कन्फेस भी नहीं किया। लेकिन बीस्ट कहता है कि प्यार तो मैं बेल से बहुत करता हूँ, लेकिन मैं उसे जरा भी फोर्स नहीं करना चाहता और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। बेल अब जल्द से जल्द सारे लोगों के सामने पहुंच जाती है, जहां उसके फादर को बंदी बनाकर लेके जाया जा रहा था। बेन तो उन सारे लोगों को समझाने लगी कि गैस्टोन गलत है, उसने मेरे फादर को फंसाया है क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। बेल उन्हें समझाने लगी कि फॉरेस्ट के अंदर सच में एक महल है और वहां पर बीस्ट रहता है। हालांकि अभी भी उसकी बातों पर कोई विश्वास तो नहीं कर रहा था, इसीलिए बेल ने मैजिकल मिरर के अंदर उस बीस्ट का चेहरा देखा, जिससे कि अब वो सारे लोगों को दिखा देती है। गाँव के मेंबर्स ने जब बीस्ट और उस महल को देखा तो वो एकदम चौंक गए कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ बेल ने उन लोगों को एक और बात बताई कि हमें बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत ही अच्छा आदमी है और किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता। अब उस बीस्ट के प्रति इतनी सारी अच्छी बातें करने के कारण गैस्टोन को ये तो समझ में आ गया था कि बेल शायद उस बीस्ट से प्यार करने लगी है और ये बातें वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए गैस्टोन सभी गाँव वाले से कहने लगा कि शायद अब बेल भी उस शैतानी जादूगर के कब्जे में आ चुकी है और अगर हमने
जल्दी कुछ कदम नहीं उठाए तो सारे गांव वाले इसी काले जादू के कंट्रोल में आ जाएंगे। साथ ही साथ गैस्टोन सभी गांव वालों को ये बात पर भी कन्विंस कर लेता है कि वो बीस्ट जो कि उस महल में रहता है, अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो यहाँ पर आकर हम सभी को मार देगा। उसके पास भी काली शक्तियां मौजूद होंगी, इसीलिए वो इस तरीके का शैतान बना हुआ है। अब यहाँ सारे गांव वाले काफी डरे हुए थे, इसीलिए उन्हें कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ा। सारे गांव वाले गैस्टोन की बातों से कन्विंस हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने गैस्टोन के कहने पर बेल और उसके फादर को बंदी बना लिया और सारे के सारे गांव वाले निकल पड़े थे उस फॉरेस्ट के बड़े से महल की तरफ जहां वो बीस्ट रहा करता था, क्योंकि वो उसे खत्म करना चाहते थे। गांव के इतने सारे लोग एक साथ चल रहे होते हैं उस महल की तरफ। सारे के सारे गांव वालों को अब वो महल मिलने के बाद वो उसके अंदर घुसने लगे थे, लेकिन महल के अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती हैं वो अब एक साथ होकर उनके ऊपर हमला कर दे रही थी। यानी कि महल के अंदर मौजूद बेड, अलमीरा, यूटेंसिल्स और सारी छोटी छोटी चीजें जो कर्ज के कारण ये बन चुकी थी, वो पूरी तरीके से गांव वालों के ऊपर हमला करके रोक रही होती हैं। गांव वालों को भी बिल्कुल नहीं समझ रहा होता कि आखिर ये चीजें क्या हैं और कैसे पॉसिबल हैं। फिर भी वो सब पूरी कोशिश कर रहे थे बीस्ट तक पहुंचकर उसे खत्म करने की। वहीं गैस्टोन सीधा महल के ऊपर वाले कमरे में चला गया जहां पर बीस्ट एकदम उदास होता है। गैस्टोन तो अब बीस्ट को काफी ज्यादा डिमोटिवेट करने लगा था कि तुम जिससे प्यार करते हो, बेल ने हमें यहाँ पर भेजा था तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मारने के लिए। बीस्ट को जब ये पता चला तो वो काफी दुखी हो जाता है। तभी गैस्टोन ने बिना देरी किए अपनी गन निकाली और बीस्ट के बॉडी में शूट कर दिया। बीस्ट को काफी दर्द होता है और अब वो महल की इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। हालांकि फिर भी वो एक दूसरे रूफटॉप पर चला जाता है और अपने आप को बचा लेता है। गैस्टोन इतने में भी नहीं मान रहा था और अब वो गन की मदद से उसे शूट करने जाता ही है, तभी पीछे की तरफ से बेल आ गई थी। बेल ने किसी भी तरीके से गैस्टोन की गन पकड़ी और उसे वहां से गिराने लगी। बेल को फिर से देखकर बीस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बेल बीस्ट को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने गैस्टोन को धक्का दे दिया और उसके गन को भी गिरा दिया। हालांकि गैस्टोन भी किसी भी तरीके से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। बेल यहाँ पर बीस्ट से चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैंने पूरे गाँव वालों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था और अब वो तुम्हें दुश्मन मानते हैं। इन सारी बातों से बीस्ट को इतना रियलाइज हो चुका था कि बेल उसके अगेंस्ट नहीं है, इसीलिए वो सीधा कूदता हुआ बेल के पास चला आता है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता था और एक बार फिर बेल उसके लिए यहाँ पर आई थी। दोनों अब एक साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं। हालांकि गैस्टोन इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला था, इसीलिए वो बार बार बीस्ट के ऊपर हमला करता है और अब बीस्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था गैस्टोन से फाइट करने के सिवाय। हालांकि कुछ समय तक बीस्ट काफी मार खा रहा था, पर बीस्ट ने अपनी ताकत का यूज किया और गैस्टोन का गला पकड़ लिया। वो तो गैस्टोन को ऊपर से नीचे गिराने की धमकी देने लगा, पर गैस्टोन उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। बीस्ट इस तरीके से किसी की जान नहीं लेता, इसीलिए उसने गैस्टोन को छोड़ दिया और कहा कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। बीस्ट तो अब सीधा पहुंच जाता है बेल के पास, जो एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी पीछे से गन चलने की आवाज आती है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि गैस्टोन ने चलाया था बीस्ट के ऊपर। उसने तो बीस्ट को 2 गोलियां मार दी होती हैं, जिससे बीस्ट इतना घायल हो गया कि वो वहीं पर जाकर गिर गया होता है। बेल बीस्ट को जाकर संभाल रही थी, लेकिन यहाँ गैस्टोन जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है। गैस्टोन कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अब वो इतनी ऊंचाई से डायरेक्टली नीचे गिरकर मारा जाता है। यानी कि उसने गलत काम किया था और उसके साथ गलत चीज हो भी गई। बीस्ट यहाँ बहुत ही ज्यादा घायल होता है और बेल उसके साथ मौजूद थी इस बुरे समय में। बीस्ट तो बेल की गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसमें कि वो बेल से कहता है कि तुमने जितनी भी चीजें मेरे लिए की मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो चुका है। बेल इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और बीस्ट को कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि अब देखने से ऐसा लग रहा था कि बेल भी कहीं न कहीं बीस्ट से प्यार करने लगी है। बीस्ट यहाँ पर बहुत घायल होता है और अब तो उस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ियां भी नीचे गिर चुकी थी, जिसके तुरंत ही बाद वो श्राप कंप्लीट हो जाता है और अब बीस्ट पूरी तरीके से एकदम एक जगह पर रुक गया था और वहीं पर मर जाता है। बेल तो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी और रोने भी लगी। महल के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें जो जिंदा होती हैं, वो श्राप के कंप्लीट होते ही अब पूरी तरीके से निर्जीव बन चुकी थी, यानी कि वो सब हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगी। पर अब यहाँ बेल बीस्ट से कह रही होती है कि प्लीज मेरे लिए उठ जाओ। यहाँ बेल ने बीस्ट से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ, जिसके बाद बेल बीस्ट को किस भी कर लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। ये सारे मोमेंट होने के बाद उस जगह पर अब हमें अगैथा नाम की वही लेडी को दिखाया गया। दरअसल
ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वो जादूगरनी होती है जिसने कि राजा को ये श्राप दिया होता है। और अब उसने साफ साफ देख लिया था कि किस तरीके से बीस्ट को प्यार हो गया है बेल से, और बेल भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए अब शर्त के मुताबिक पंखुड़ियां गिरने से पहले बीस्ट को प्यार हो गया, और वो भी एकदम प्योर लव। इसीलिए अब जादूगरनी ने अपना पूरा कर्ज वापस ले लिया होता है। उसने तो बीस्ट के अंदर थोड़ी सी पावर डाल दी और उसे वापस अपने असली रूप में ला दिया, यानी कि बीस्ट एकदम हैंडसम राजा में कन्वर्ट हो जाता है जो कि वो पहले हुआ करता था। बेल को जब ये चीजें पता चली तो वो राजा के पास चली गई और उसे गले लगाकर किस करने लगी। दोनों का एकदम अच्छी तरीके से प्यार दिखाई दे रहा था। कर्ज पूरी तरीके से खत्म होने के बाद महल के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं वो अब अपने असली इंसानी रूप में कन्वर्ट होने लगी थी। महल तो अब देखते ही देखते पहले जैसा बन चुका था। सभी लोग इसी जश्न में पार्टी कर रहे होते हैं और डांस भी करते हैं। बेल ने तो अब हमेशा के लिए राजा के साथ ही रहने का डिसीजन ले लिया था और वो दोनों अपनी लाइफ काफी एंजॉय करने लगे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।